फ्रेंड्स, आज हम लोग एक चैप्टर करेंगे। इस चैप्टर का नाम है फेडरलिज्म और ये स्टैंडर्ड 10 का सिविक्स का चैप्टर 2 है। आज हम लोग ये समझेंगे कि इस चैप्टर में बेसिकली हमें बताया क्या जा रहा है, हमें सिखाया क्या जा रहा है। फेडरलिज्म का मतलब होता है हिंदी में संघवाद। इसको सिंपल वर्ड में ऐसे कह सकते हैं कि फेडरलिज्म एक ऐसी व्यवस्था है जिसके द्वारा सरकार को अलग अलग लेवल्स में बांटा जाता है ताकि उसके पावर को बांटा जाए, ताकि वो किसी एक जगह पर कॉन्सेंट्रेट होकर ना रहे। बस इसी टॉपिक को हम लोग इस चैप्टर में अच्छे तरीके से डिस्क्रिप्टिव वे में पढ़ेंगे और इसको समझने की कोशिश करेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं। व्हाट इज़ फेडरलिज्म? तो फेडरलिज्म इज अ सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट इन विच पावर इज डिवाइडेड बिटवीन अ सेंट्रल अथॉरिटी एंड इट्स वेरियस कंस्टिट्यूएंट यूनिट्स ऑफ द कंट्री। जैसे डिवीज़न ऑफ पावर बिटवीन सेंट्रल स्टेट लेवल, स्टेट लेवल एंड एट द विलेज लेवल। तो इसी तरीके से इसी सिस्टम को फेडरलिज्म कहते हैं। यस, लेट अस सी व्हाट आर द फीचर्स ऑफ फेडरलिज्म। तो देर आर बेसिकली 2 or more levels of government. तो both these levels of the government enjoy their power independent independent of the other. रीज़न क्या है कि हमारा जो गवर्नमेंट है अलग अलग लेवल में है, तो सबके लेवल के हिसाब से रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ अलग अलग है और रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ के हिसाब से सबको अलग अलग तरह के पावर्स दिए गए हैं जिसको वो लोग इस्तेमाल करके अल्टीमेटली वेलफेयर ऑफ द कंट्री, अल्टीमेटली वेलफेयर ऑफ द पीपल हु आर लिविंग इन दैट कंट्री, बस मकसद यही है। सो इसका नेक्स्ट फीचर है डिफरेंट टीयर्स ऑफ गवर्नमेंट गवर्न द सेम सिटीजन बट ईच गवर्नमेंट हैव द पावर इंडिपेंडेंट ऑफ ईच अदर। तो हमारे इंडिया में तो पहले 2 ही टीयर था, सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट, बट एक नया टीयर जोड़ा गया दैट इज़ कॉल्ड एज पंचायत लेवल। तो वो 3rd टीयर ऑफ गवर्नमेंट है एंड अगेन पावर इज डिवाइडेड एट ईच एंड एवरी लेवल एंड सबके रिस्पॉन्सिबिलिटीज, सबके काम, एक्टिविटीज सब अलग अलग हैं एट ईच एंड एवरी लेवल। सो नेक्स्ट फीचर इज द जुडिशरी प्रिवेंट द कॉन्फ्लिक्ट बिटवीन द सेंट्रल एंड रीजनल गवर्नमेंट इन एक्सरसाइज ऑफ देयर पावर। तो कभी कभी ऐसा हो सकता है कि देयर माइट बी सम चांस ऑफ कॉन्फ्लिक्ट बिटवीन द सेंट्रल लेवल, स्टेट लेवल और रीजनल लेवल गवर्नमेंट। तो इन दैट कंडीशन जुडिशरी विल रिजॉल्व द ऑल मैटर। इस केस में जुडिशरी है, उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि अगर कहीं भी कॉन्फ्लिक्ट का सिचुएशन हो एट दैट टाइम वो शांतिपूर्ण तरीके से एंड बेस्ट वे से उस प्रॉब्लम को शॉर्ट आउट करेगी। नेक्स्ट है सोर्सेस ऑफ रेवेन्यू फॉर ईच लेवल ऑफ गवर्नमेंट इज क्लियरली स्पेसिफाइड टू एंश्योर इट्स फाइनेंशियल प्रोग्रेस। तो सभी के जो सोर्स है रेवेन्यू कलेक्शन के वो अलग अलग है और वो स्पेसिफाइड है हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के द्वारा। नाउ काइंड्स ऑफ फेडरलिज्म। तो फेडरलिज्म बेसिकली 2 टाइप का होता है। जैसे फर्स्ट प्रिंसिपल है इसका कमिंग टुगेदर एंड सेकंड प्रिंसिपल है होल्डिंग टुगेदर। सो द फर्स्ट रूट इन्वॉल्व्स इंडिपेंडेंट स्टेट्स कमिंग टुगेदर ऑन देयर ओन टू फॉर्म अ बिगर यूनिट। तो this type of or this kind of is called coming together federations is formed in USA, Switzerland, Australia। इस जगह पर ये फॉर्म है कि इंडिपेंडेंट स्टेट्स एक साथ मिलके एक बड़ा यूनिट बनाती है एंड दैट इज कॉल्ड एज coming together federations। And next one is the second route is that a large country decides to divide its power between the constituent states and the national government। So this kind of holding together federation is followed in India, Spain, Belgium countries। तो हमारे कंट्री में भी होल्डिंग टुगेदर है क्योंकि हमारा जो सेंट्रल गवर्नमेंट है वो स्टेट गवर्नमेंट को होल्ड करके रखा है और साथ ही साथ जो 3rd टीयर ऑफ गवर्नमेंट है वो पंचायती राज, उसको वो होल्ड करके रखा है और वो इक्वली डिस्ट्रीब्यूटेड है। सबके पावर्स, रिस्पॉन्सिबिलिटीज़, वर्किंग एरिया, रेवेन्यू कलेक्शन ऑल आर डिफरेंट एट डिफरेंट लेवल्स और सभी जगह पर गवर्नमेंट के ऑथोराइज्ड पर्सन्स बैठे हुए हैं। फॉर एग्जांपल एट एट विलेज लेवल उसको हम लोग कहते हैं पंचायत क्या कहते हैं जो विलेज लेवल में आता है उसको हम लोग कहते हैं
जस्ट वो गवर्नमेंट, उसको पंचायत सेवक कहते हैं. हाँ, एट विलेज लेवल पंचायत सेवक इज देयर, एट ब्लॉक लेवल बीडीओ ब्लॉक डेवलपमेंट ऑफिसर इज देयर, एट डिस्ट्रिक्ट लेवल डीसी इज देयर, एट स्टेट लेवल अगेन स्टेट डेवलपमेंट ऑफिसर इज देयर. हर लेवल में गवर्नमेंट के लोग हैं जो एग्ज़ाम देकर आते हैं. एंड साथ ही साथ हमारे गवर्नमेंट का, तो हमारे कंट्री का जो रूल्स है उसका थोड़ा सा अलग तरीका है. हमारे कंट्री में एक सेलेक्टेड होते हैं और एक इलेक्टेड होते हैं, दोनों एक साथ काम करते हैं. तो सेकेंड रूट है दिस इज होल्डिंग टुगेदर. तो होल्डिंग टुगेदर वाला जो मेथड है ये हमारे कंट्री में अप्लाइड है. एंड कमिंग टुगेदर वाला मेथड है यूएसए, स्विट्जरलैंड, ऑस्ट्रेलिया में. नेक्स्ट है व्हाट मेक्स इंडिया ए फेडरल कंट्री. तो बिकॉज दिस टाइप ऑफ गवर्नमेंट इज प्रेजेंट इन आवर कंट्री, सो वी हैव टू स्टडी दिस थिंग. ऑल द फीचर्स ऑफ द फेडरल सिस्टम अप्लाइड टू द provisions of the Indian constitutions. And the Indian constitution is a threefold distribution of legislative powers between the union government and the state government. So अभी हम लोगों ने थोड़ी देर पहले कहा कि previously we were having only two tiers of government, that is central government and state government, but now the level has been changed to three tiers. The third tier is called Panchayati Raj system. So नाउ वी विल स्टडी अबाउट द लिस्ट. तो गवर्नमेंट एंड द स्टेट गवर्नमेंट के बीच में किस तरीके से लिस्ट बांटे गए हैं, दैट मीन्स एरिया. फर्स्ट इज यूनियन लिस्ट, सेकेंड इज स्टेट लिस्ट एंड थर्ड इज कंकरेंट लिस्ट. ये बहुत इंपॉर्टेंट है. एंड माय डियर स्टूडेंट्स, आप लोग ध्यान रखना, आपके कमिंग बोर्ड एग्जाम्स में ये चैप्टर बहुत ही इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये बोर्ड एग्जाम से रिलेटेड है और ज़्यादा नहीं, 2-4 ही चैप्टर हैं जिससे डेफिनेटली बोर्ड एग्जाम्स में क्वेश्चंस आएंगे ही आएंगे. So first is union list. It includes the subject of national importance such as defense of the country, foreign affairs, banking, communication, currency. These are the working area of the central government. That means union list में ये सारा आता है. और जो गवर्नमेंट सेंट्रल लिस्ट पे बनती है, सेंट्रल लेवल पे बनती है, उनका काम होता है ये सारे एक्टिविटी, ये सारे लेवल्स को, इस लेवल पर काम करना, इस लेवल को देखना. नेक्स्ट वन इज स्टेट लिस्ट. सो it contains the subject of the state and the local importance such as police, trade, commerce, agriculture, irrigation. So these are the fields specified to the state list, and state government is responsible for the development in these areas. Now next one is the concurrent list. So in so many question define concurrent list. So just try to understand this point. Concurrent list, it includes the subject of common interest to both the union government as well as the state government. Because ये जो दो लिस्ट हो गया, डिफेंस हो गया, ये तो यूनियन लिस्ट में आता है. नेक्स्ट वन इज पुलिस, ट्रेड, दिस इज कमिंग अंडर स्टेट लिस्ट. बट कुछ एक्टिविटीज़ ऐसे भी हैं जो दोनों यूनियन लिस्ट में भी आते हैं और स्टेट लिस्ट में भी आते हैं. तो so concurrent list is the subject of common interest to both the union government as well as the state government. आपको ये याद ध्यान रखना होगा. Now the list includes education, forest, trade, union, marriage, adoption, succession. ये सारे चीज़ concurrent list में आते हैं, and these things are concerned with union list as well as the state list. Now both the union as well as state government can make laws on these subjects mentioned in this list. क्लियर हो गया कि दोनों ही लिस्ट में स्टेट गवर्नमेंट भी लॉ बना सकते हैं इन खासकर कंकरेंट लिस्ट के आधार पर, और सेंट्रल गवर्नमेंट भी लॉ बना सकता है. लेकिन इफ़ देयर लॉज कॉन्फ्लिक्ट्स, कभी कभार स्टेट गवर्नमेंट का लॉ और सेंट्रल गवर्नमेंट का लॉ आपस में क्लैश करता है, तो इन दैट कंडीशन द लॉ मेड बाय द यूनियन गवर्नमेंट विल बी कंसिडर्ड. इन दैट कंडीशन जो लॉ यूनियन गवर्नमेंट बना कर देगा हम लोग उसी को कंसिडर करेंगे. आई होप इट इज़ क्लियर टू यू. नेक्स्ट वन इज हाउ इज़ फेडरलिज्म प्रैक्टिस्ड. तो फेडरलिज्म को किस तरीके से प्रैक्टिस किया जाता है इसके बारे में हम लोग देखेंगे. फेडरलिज्म इज प्रैक्टिस्ड इन डिफरेंट वे. Linguistic states, language policy, central state relations, decentralization in India, like that. So basically there are 3 points we have to study, that how federalism is practiced. So
it will start with linguistic states. That means the creation of linguistic states was the first test for the democratic politics in India. From 1947 to 2017, many old states have been vanished and new states have been created. Areas, boundaries and name of the states have been changed. Some states have been formed of the people who speak the same language. These states are known as linguistic states. That means the creation of state is based on specific language. Let me give you some example. जैसे पहले तमिलनाडु था, तो वहाँ पर तमिल बोलने वालों की संख्या ज़्यादा थी. सो द नेम ऑफ दैट स्टेट एंड एरिया ऑफ दैट स्टेट हैज़ बीन चेंज्ड. नाउ its name is converted into तेलंगाना. एंड अगेन जरा हम लोग अपने भी देख ले, बिहार एक बहुत बड़ा रीजन था. बिहार से पहले वो बंगाल में आता था. तो पहले बंगाल में आता था. बंगाल के बाद जब बिहार अलग हुआ तो बिहार उस एरिया के लोगों के लिए अलग हुआ जो जिनकी भाषा बंगाली नहीं थी. फिर उसके बाद 2010 में फिर से उसमें से वो एरिया अलग हो गया जो बिहारी भाषा नहीं बोलते थे, जो बेसिकली संथाली और झारखंडी भाषा को बोलते थे बेसिकली, स्पेशली द लैंग्वेज रिलेट्स विद झारखंड. तो अगेन झारखंड स्टेट अलग हुआ. अगेन इसी में से कुछ जगह ऐसा भी था जहाँ के लोग उड़िया भाषी थे. तो अगेन दैट प्लेस हैव बीन सेपरेटेड फ्रॉम बंगाल एरिया एंड उसका नाम ओडिशा हो गया. सो इस तरीके से 1947 के बाद से 2017 तक बहुत सारे नए नए स्टेट्स हुए. अब तो उड़ीसा का नाम ओडिशा हो गया, पहले उड़ीसा था, ओडिशा हो गया है. मध्य प्रदेश से कटकर छत्तीसगढ़ आ गया बिकॉज दैट इज़ ए पार्ट वेयर छत्तीसगढ़ी लैंग्वेज इज़ मोर स्पोकन. तमिलनाडु से तेलंगाना हो गया है. एंड ऐसे ऐसे बहुत सारे स्टेट्स हैं जिनका क्रिएशन हुआ है. एंड हम लोग भी देख सकते हैं उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश से कटकर उत्तराखंड आ गया है जो उत्तरांचल के एरिया में आता है. एंड अगेन वहाँ पर दूसरे लैंग्वेज बोला जाता है. तो इस तरीके से लिंग्विस्टिक के आधार पर, लैंग्वेज के आधार पर ये सारे चेंजेस आए हैं और इन चेंजेस को हमने एक्सेप्ट किया है और जिसके हिसाब से एरिया, बाउंड्री, स्टेट्स के नेम तक चेंज हुए हैं. सो दिस इज कॉल्ड एज लिंग्विस्टिक स्टेट्स. नेक्स्ट वन इज लैंग्वेज पॉलिसी. अ सेकेंड टेस्ट फॉर इंडियन फेडरेशन इज द लैंग्वेज पॉलिसी. हिंदी वॉज आइडेंटिफाइड एज द ऑफिशियल लैंग्वेज. नाउ हम लोग के देश में अभी तक कोई हमारा नेशनल लैंग्वेज नहीं है, बट हाँ हिंदी इज़ द ऑफिशियल लैंग्वेज ऑफ ऑल स्टेट. लेकिन साथ ही साथ हम लोगों ने 21 अदर लैंग्वेज को भी रिकॉग्नाइज किया है एंड इट इज़ ऑल्सो काउंटेड इन द शेड्यूल्ड लैंग्वेज ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन. जैसे तमिलनाडु में तेलंगाना, पश्चिम बंगाल में बंगला, ओडिशा में ओडिया लैंग्वेज, कर्नाटका में कन्नड़ा लैंग्वेज. सो दीज आर द डिफरेंट लैंग्वेजेस which are considered as scheduled language and it has been added in our constitution. So states too have their own official language and government work takes place in the official language of the concerned states. इस तरीके से अलग अलग स्टेट्स के अपने ऑफिशियल लैंग्वेजेस हैं और वो अपना काम उस ऑफिशियल लैंग्वेज में करती है, लेकिन साथ ही साथ वो हिंदी में ज़रूर काम करती है बिकॉज इस लैंग्वेज को ऑल ओवर इंडिया में ऑफिशियल लैंग्वेज कंसिडर किया गया है और वो जो भी काम करेगा वो हिंदी में ही आगे होगा. नेक्स्ट वन इज सेंटर स्टेट रिलेशन. तो फेडरेशन जो फेडरलिज्म है इसका सबसे एक बहुत बड़ा मेन एम है कि सेंटर एंड स्टेट रिलेशन को मेंटेन करना. रिकंस्ट्रक्टिंग द सेंटर स्टेट रिलेशन इज वन more way in which federalism has been strengthened and in practice. If no single party gets a clear majority in Lok Sabha, the major national parties can alliance with many parties including several regional parties to form a government at the center. This led to a new culture of power sharing and respect for the autonomy of the state government. तो ये हमारे पास प्रोविज़न कॉन्स्टिट्यूशन ने दिया है कि ड्यूरिंग द इलेक्शन व्हेन देयर इज़ लैक ऑफ मेजॉरिटी बाय एनी सिंगल पार्टी, इन दैट कंडीशन बाकी दूसरे पार्टीज़ को भी मिला लिया जाता है ताकि एक मेजॉरिटी हासिल किया जा सके एंड उसके आधार पर अगेन गवर्नमेंट बनता है. एंड दैट टाइप ऑफ गवर्नमेंट इज़ कॉल्ड एज कोलिशन गवर्नमेंट, जिसको हम लोग हिंदी में मिली जुली सरकार भी कहते हैं. तो ये भी फेडरलिज्म का एक पार्ट है, क्योंकि फेडरलिज्म है तभी ये पॉसिबल है,
नहीं तो अदरवाइज हर बार इलेक्शन करते रहना होगा, गवर्नमेंट इलेक्शन पर खर्च करती रहेगी और रिजल्ट कुछ नहीं आएगा। ऐसा बहुत बार हुआ है कि कोई सिंगल पार्टी हर बार मेजॉरिटी नहीं हासिल कर पाई। इन दैट कंडीशन बहुत सारे पार्टीज मिलकर गवर्नमेंट बनाते हैं एंड दैट इज कॉल्ड एज कोलिशन गवर्नमेंट। अभी हमारे झारखंड में जो सरकार चल रही है, मिस्टर हेमंत सोरेन इज द चीफ मिनिस्टर, तो वो उनके अपने पार्टी का सिंगल मेजॉरिटी नहीं है, उनको बहुत सारे पार्टीज को मिलाकर वो कोलिशन गवर्नमेंट रन कर रहे हैं। सो दिस इज द वन ऑफ द फीचर्स, कह सकते हैं फेडरलिज्म को मेंटेन करने का ये वन ऑफ द फीचर्स है। नेक्स्ट है डिसेंट्रलाइजेशन इन इंडिया। फेडरलिज्म का एक बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट ये रोल कह सकते हैं, फीचर कह सकते हैं कि डिसेंट्रलाइजेशन, दैट मीन्स एक जगह पर पावर कभी भी इकट्ठा नहीं रहेगा। When power is taken away from central and state government and given to the local government, it is called as decentralization. That means power is not concentrated in one hand, वो बढ़ता चला गया और local government के हाथ में वो power आ गया। कल के डेट में ग्राम का कोई पहचान नहीं था। Nowadays ग्राम पंचायत is there and वहीं से धीरे धीरे ग्राम पंचायत ब्लॉक पंचायत समिति at block level and again एट डिस्ट्रिक्ट लेवल, एट स्टेट लेवल, इस तरीके से वो लोग अपना फेडरेशन बनाकर हर जगह अपने एक रिप्रेजेंटेटिव्स को पहुंचाते हैं। इसके बारे में हम लोग स्टडी करेंगे, इसी में नेक्स्ट टॉपिक वो भी है। द बेसिक आइडिया बिहाइंड द डिसेंट्रलाइजेशन इज दैट देयर आर ए लार्ज नंबर ऑफ प्रॉब्लम्स एंड इश्यूज विच आर बेस्ट सेटल्ड एट द लोकल लेवल। बहुत सारे इश्यूज हैं, क्योंकि बहुत सारे इश्यूज प्रॉब्लम्स ऐसे भी हैं जो सेंट्रल लेवल और स्टेट लेवल में सॉल्व नहीं किए जा सकते हैं, वो लोकल लेवल में ही सॉल्व किए जा सकते हैं। तो इन दैट केस डिसेंट्रलाइजेशन को मेंटेन रखा गया है ताकि गवर्नमेंट सिर्फ सेंट्रल और स्टेट में नहीं हो, लोकल लेवल में भी हो, जो प्रॉब्लम्स को सॉल्व करके एक वेलफेयर कंडीशन मेंटेन कर सके। लोकल पीपल कैन ऑल्सो डायरेक्टली पार्टिसिपेट इन डिसीजन मेकिंग। ये हुआ फेडरलिज्म का सबसे बड़ा इम्पॉर्टेंस की in this way local parties, local people can participate in the formation and decision taking and so many activities of the government। ये फेडरलिज्म का सबसे बड़ा फीचर है कि जो गवर्नमेंट सिर्फ सेंट्रल और स्टेट लेवल तक ही था, फेडरलिज्म आने के बाद गवर्नमेंट सेंट्रल स्टेट के बाद लोकल में भी आ गया एंड जब लोकल में गवर्नमेंट आया तो लोगों का पार्टिसिपेशन ज़्यादा बढ़ गया। चलिए अब हम लोग थोड़ा सा इसके बैकग्राउंड में देखेंगे। बिफोर 1992 लोकल बॉडीज वेर अंडर द स्टेट गवर्नमेंट, दैट मीन्स रेगुलर इलेक्शंस वेर नॉट हेल्ड, द लोकल बॉडीज वेर नॉट हैविंग एनी रिसोर्स ऑफ पावर ऑफ इट्स ओन। बट आफ्टर 1992 हम लोग अब इसको स्टडी करेंगे कि आफ्टर 1992 के बाद क्या हुआ। द कॉन्स्टिट्यूशन वॉज अमेंडेड and make the third tier of democracy more powerful and effective. Here are the key features of third tier of democracy. It is the constitutionally mandatory to hold regular elections for the local government bodies. And इसी के तहत अभी जो हम लोग सरपंच का चुनाव होता है, मुखिया का चुनाव होता है, ये ग्राम पंचायत का चुनाव है। सीट्स आर रिजर्व्ड एंड अगेन जितने भी इलेक्शंस के रूल्स रेगुलेशंस है वो सारे यहाँ भी फॉलोड होते हैं। यहाँ भी सीट रिजर्व होता है फॉर SC ST, हेड ऑफ कौन हेड होगा, कभी यहाँ पर रिजर्वेशन महिला के लिए भी होता है, जैसे अभी हम लोग देख रहे हैं जितने भी मुखिया हैं सभी महिलाएं हैं, क्योंकि सीट्स आर रिजर्व फॉर द लेडी कैंडिडेट। कहीं कहीं पर वो ST के लिए फिक्स है, कहीं पर SC के लिए फिक्स है, कहीं OBC के लिए फिक्स है, कहीं जनरल के लिए फिक्स है। एटलीस्ट 1/3 ऑफ ऑल पोजिशन आर रिजर्व फॉर वुमेन। दिख गया, हर जगह पर 1/3 वुमेन के लिए रिजर्व है। एंड बिकॉज ये लॉ पास किया गया कॉन्स्टिट्यूशन के थ्रू ताकि महिलाओं का भी उत्थान हो सके एंड देर इज ए अपलिफ्टमेंट, पावर अपलिफ्टमेंट फॉर द गर्ल्स एंड गर्ल्स कैन ऑल्सो कम फॉरवर्ड। नाउ स्टेट इलेक्शन कमीशन हैज़ बिन क्रिएटेड इन ईच स्टेट कंडक्ट पंचायत एंड म्यूनिसिपल इलेक्शन। तो पहले था कि जो इलेक्शन कमिश्नर था वो सेंट्रल लेवल पे था, वो स्टेट लेवल में भी काम करता था बट ड्यूरिंग द इलेक्शन। बट नाउ इट इज वो हर जगह पर है एंड इट इज मेंटेनिंग द एंड कंडक्टिंग द पंचायत इलेक्शंस एंड म्यूनिसिपल इलेक्शंस। एंड दिस द स्टेट गवर्नमेंट आर रिक्वायर्ड टू शेयर सम पावर्स and revenue with local government bodies. The nature of sharing varies from state to state.
तो इस तरीके से डिसेंट्रलाइजेशन स्टार्ट हुआ 1992 के बाद, पंचायत गवर्नमेंट रिकॉग्नाइज्ड हुआ एंड वो काम करने लगा। तो इससे क्या हुआ, लोगों का पार्टिसिपेशन बढ़ गया, प्रॉब्लम्स बहुत इजीली लोकल लेवल में सॉल्व होने लगे एंड लोकल गवर्नमेंट ज़्यादा स्ट्रांग हुआ और सेंस ऑफ यूनिटी ज़्यादा आया पूरे कंट्री में। चलिए नेक्स्ट है, अब हम लोग इसको डिस्क्रिप्टिव वे में पढ़ेंगे। व्हाट इज पंचायती राज सिस्टम? रूरल लोकल गवर्नमेंट इज पॉपुलरली नोन एज पंचायती राज, रूरल लोकल गवर्नमेंट। नाउ ईच विलेज और अ ग्रुप ऑफ विलेज इन सम स्टेट्स हैज़ अ ग्राम पंचायत। ये बेसिकली डिपेंड करता है पॉपुलेशन। अगर विलेज बहुत छोटा है, पॉपुलेशन बहुत कम है, तो इन दैट कंडीशन 2-4 विलेज को मिलाकर एक ग्राम पंचायत बनाया जाता है। दिस इज अ काउंसिल कंसिस्टिंग ऑफ सेवरल वार्ड मेंबर्स। ये हम लोग सभी को जानते हैं कि सभी ग्राम को वार्ड में डिस्ट्रीब्यूट किया जाता है। जैसे ये एक ग्राम है तो ये एक वार्ड हो गया, ये एक वार्ड हो गया, एक वार्ड हो गया, एक वार्ड हो गया, एंड हर एक वार्ड से 1 नंबर, 2 नंबर, 3 नंबर, 4 नंबर वार्ड, 5 नंबर वार्ड, 6 नंबर वार्ड, इस तरीके से हर एक जगह से एक वार्ड मेंबर का सिलेक्शन होगा। अगेन वो भी इलेक्शन बेसिस के आधार पर, लोग ही उसको चुनेंगे। नाउ दे आर डायरेक्टली इलेक्टेड बाई ऑल अडल्ट पॉपुलेशन लिविंग इन दैट विलेज और वार्ड। हर वार्ड्स के लोग अपने अपने वार्ड के रिप्रेजेंटेटिव्स को वोट देकर इलेक्ट करेंगे। ग्राम पंचायत इज द डिसीजन मेकिंग बॉडी फॉर द एंटायर विलेज, क्योंकि उनको गवर्नमेंट ने पावर दिया है। द पंचायत वर्क्स अंडर द ओवरऑल सुपरविजन ऑफ द ग्राम सभा। ग्राम सभा में जितने भी गांव के एडल्ट मेंबर्स होते हैं वो सभी उसके मेंबर्स होते हैं एंड ग्राम सभा ही पंचायत को सुपरवाइज करता है। ऑल द वोटर्स इन द विलेज आर इट्स मेंबर्स। ये ग्राम सभा के मेंबर्स जितने भी वोटर होंगे, दैट मीन्स ऑल द एडल्ट पीपल। It has to meet at least twice or thrice in a year to approve the annual budget for the Gram Panchayat to review the performance of the Gram Panchayat। तो ग्राम सभा साल में 2 बार या 3 बार मीटिंग करती है ताकि ये भी चेक हो जाता है कि ग्राम सभा सही ढंग से, ग्राम पंचायत सही ढंग से काम कर रही है कि नहीं कर रही है। When ग्राम पंचायत आर grouped together, they form a पंचायत समिति। When ग्राम पंचायत आर ग्रुप टुगेदर दे फॉर्म ए पंचायत समिति एट और ब्लॉक और मंडल। ये पंचायत समिति बनाती है एट ब्लॉक लेवल में। नेक्स्ट है, द मेंबर्स ऑफ द पंचायत समिति रिप्रेजेंटेटिव्स आर इलेक्टेड बाय द पंचायत मेंबर्स इन दैट एरिया। ये जो पंचायत समिति बनता है, तो पंचायत समिति बनता है उस एरिया के, जैसे हम लोग ले लेते हैं बागमारा ब्लॉक। तो बागमारा ब्लॉक है तो बागमारा ब्लॉक में कम से कम लगभग 350 विलेज हैं। तो 350 विलेज में हर विलेज का अपना अपना वार्ड मेंबर होगा और हर वार्ड मेंबर में एक पंचायत समिति होगा। तो वो पंचायत समिति मिलकर ये लोग पंचायत समिति अपने अपने ग्राम में बनाते हैं। फिर उसके बाद ये लोग ब्लॉक में आते हैं। तो ब्लॉक में आकर ये लोग अपना एक इलेक्टिव एक मेजर चुनते हैं जो पंचायत समिति का हेड होता है। नेक्स्ट है, ऑल द पंचायत समिति इन द डिस्ट्रिक्ट टुगेदर कॉन्स्टिट्यूट द जिला परिषद। इसको हम लोग जिला परिषद कहते हैं। तो पहले तो वो अपने पंचायत में अपना वार्ड के रूप में चुना और वो जब ब्लॉक में गया तो वहाँ पर पंचायत समिति बन गया। वो वार्ड्स जब सारे गांव के वो एक पर्टिकुलर एरिया के जब इकट्ठे हुए तो एज ए ब्लॉक लेवल में वो पंचायत समिति बन गया और यही पंचायत समिति के जो माने सभी जगह के जो होंगे हेड, वो जाकर फिर ज़िला परिषद बनाएंगे। तो मेंबर्स ऑफ द लोकसभा, एमएलए ऑफ द डिस्ट्रिक्ट एंड सम अदर ऑफिशियल्स जैसे वहाँ के बीडीओ, सीओ, डीसी, ये सब इस ज़िला परिषद के मेंबर्स होते हैं, ये सभी होते हैं। तो हमने देखा ग्राम सभा से पंचायत समिति, ये ब्लॉक लेवल पर है। पंचायत समिति से ज़िला परिषद, ये डिस्ट्रिक्ट लेवल पर है। इस तरीके से एक लेवल बढ़ाया गया है जिसमें इलेक्शन होता है एंड लोग चुने जाते हैं। नेक्स्ट वन इज़ दैट म्यूनिसिपैलिटीज़। तो म्यूनिसिपैलिटीज़ कहाँ पर होता है बेसिकली? एज ग्राम पंचायत फॉर रूरल एरियाज़ वी हैव म्यूनिसिपैलिटीज़ फॉर अर्बन एरिया। जो शहरों में अगेन ये पॉपुलेशन के आधार पर होता है म्यूनिसिपैलिटीज़। बिग सिटीज़ आर कॉन्स्टिट्यूटेड
बिग सिटीज़ आर कॉन्स्टिट्यूटेड इनटू द म्यूनिसिपल कॉरपोरेशंस। जैसे जो मेट्रोपॉलिटन सिटीज़ हो गया वहाँ म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन होगा। जैसे धनबाद में म्यूनिसिपैलिटी है बट दिल्ली वगैरह में म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन होगा। सॉरी कतरास में म्यूनिसिपैलिटी है, धनबाद में म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन है क्योंकि उनका पॉपुलेशन ज़्यादा है। बोथ म्यूनिसिपैलिटीज़ एंड म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन आर कंट्रोल्ड बाय इलेक्टेड बॉडीज़ कंसिस्टिंग ऑफ पीपल्स रिप्रेजेंटेटिव्स। जी सीधी सी बात है, हर जगह लोग इलेक्टेड होके ही वहाँ पर जाते हैं। द म्यूनिसिपल चेयरपर्सन इज़ द पॉलिटिकल हेड ऑफ द म्यूनिसिपैलिटी एंड इन म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन इस ऑफिसर को हम लोग कहते हैं मेयर। जो बिल्कुल मेट्रोपॉलिटन सिटीज़ में आ जाएंगे वहाँ भी इलेक्शन होगा, उस इलेक्शन में जो जीतेगा ही विल बी गिवन द पोस्ट ऑफ मेयर। तो इस चैप्टर में इतना ही था। आई होप आप लोग ये चैप्टर पसंद आया होगा। अगर किसी और भी अगर कुछ ज़्यादा इन्फॉर्मेशन चाहिए तो आप लोग मुझे मैसेज करके पूछ सकते हो। थैंक यू स्टूडेंट्स, हैव अ नाइस डे।